स्टूडेंट्स, आज अपन प्रारंभ करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की फर्स्ट बुक हिस्ट्री में, जिसमें 3 भाग है। उसमें आपके फर्स्ट भाग के अंदर 2 चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और एक भारत में राष्ट्रवाद। ये 2 चैप्टर है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसके अंदर पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अपन पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जानकारी लेंगे। आपके फर्स्ट पार्ट का नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं। घटनाएं मतलब जो क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में, और उनके घटनाओं में क्या क्या प्रक्रिया हुई उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। उसमें पहला चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये रहा आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रारंभ करते हैं चैप्टर। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। 1848 में एक कोई फ्रांसीसी कलाकार था जिसने फ्रेडरिक सोरियू नामक ने जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू, इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखिए, चित्र फर्स्ट में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो चित्र है इसके अंदर यूरोप और अमेरिका के लोग आपको विजिबल हो रहे होंगे। आपको याद होगा यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा को वंदना करते हुए जा रहे हैं। यह है अपनी स्वतंत्रता की प्रतिमा। इसको सभी लोग, सभी पुरुष और स्त्रियां वंदना कर रहे हैं इसकी। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं। जो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान दिया करते थे। यानी कि आप 9th क्लास में ये अपने चैप्टर भी था, इसके अंदर अपन को बताया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार है वो स्वतंत्रता को एक महिला का रूप देते थे। मतलब अगर स्वतंत्रता है तो उसको एक महिला के रूप में माना जाता था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। इसके हाथ में ये है ज्ञानोदय की मिसाल और ये है महिला की प्रतिमा, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और इस हाथ में इस महिला के मनुष्य के घोषणा पत्रों का, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र दूसरे हाथ में है, और एक हाथ में उसके ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में, यानी ये इसके ज्ञानोदय की मिसाल है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोरियू ने कल्पना दृश्य यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूएसए की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास इसमें आपके पहले ही आपको ये बता दूं कि इसके अंदर नए शब्द क्या है, निरंकुशवाद अपन किसे कहेंगे कि ऐसी सरकारी या शासन व्यवस्था, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। निरंकुशवाद की डेफिनेशन आपके आ सकती है। निरंकुशवाद यानी ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। निरंकुश, नी मतलब नहीं, अंकुश मतलब दबाव या उस पर अपना अधिकार। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता था। राजशाही सरकारों मतलब राजा पर किसी का अधिकार नहीं होता है, उस पर केवल अपना ही अधिकार होता है। राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। जो अत्यंत केंद्रीकृत अपने यहाँ इंडिया के अंदर अपन निरंकुश सरकार किसको कहेंगे? निरंकुश सरकार अपन केंद्र सरकार को कह सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी अपन निरंकुश सरकार नहीं कह सकते क्योंकि उस पर भी अलग अलग लोगों का अंकुश होता है।
अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधिकारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पनादृश्य यूटोपिया, यूटोपिया की डेफिनेशन को भी आप अंडरलाइन कर लेना। यूटोपिया किसे कहते हैं? कल्पनादृश्य यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब अपन एक जैसे सोच सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा हो सकता है क्या? उसे अपन आदर्श व्यक्ति मानते हैं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कभी झूठ नहीं बोलता किसी भी चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता। इससे आप समझ सकते हैं कल्पनादृश्य यूटोपिया को। अगला है आपके, उसके पीछे जर्मन के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। इस चित्र के अंदर आप समझ सकते हैं जर्मन के लोग भी है, और प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है और जर्मन के लोग भी है। ठीक है, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं, जिन्होंने काला, लाल और सुनहरे कलर का झंडा ले रखा है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि निर्मित की, यानी इस डायग्राम को बनाया किसने, इस चित्र को किसने बनाया? सोरियो ने। आपको याद रखना है, सोरियो ने यह डायग्राम बनाया था। सोरियो यह छवि निर्मित की। जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। संयुक्त राष्ट्र जब बना तो उसके अंदर ये तब की छवि है जब जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने ही नहीं थे, जबकि ये छवि है। वो झंडा वे थामे हुए वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के पास ऑस्ट्रिया, 2 सिलिसिया की राजशाही, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। जर्मन के लोगों के बाद, यानी उस डायग्राम की ये खूबियाँ बता रहा है, जर्मन के लोगों के पास ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियो की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, जो ऊपर आपको डायग्राम दिखाया था वो ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे मतलब अब तक हमने पढ़ा, इसके अंदर कुछ ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वो शब्द 2 शब्द, एक तो यूटोपिया वाला और एक वो निरंकुशवादी, ये 2 शब्द की आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा 19वीं सदी के बाद राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एवं एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास था। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, अनसर्ट रेनन राष्ट्रवाद क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अनसर्ट रेनन, ये कोई दार्शनिक हुए अनसर्ट रेनन, जिनका कार्यकाल था 1823 से 92 के बीच, ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को, मतलब राष्ट्र को अपन किस समझ से समझ सकते हैं, किस वर्ड से उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा गया। यानी उन्होंने इस व्याख्यान को बहुत अच्छी तरीके से बताया, जिससे कि ये एक निबंध भी बन चुका, जिसका शीर्षक था ये QCQ अन नेशन, राष्ट्र क्या है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्र कैसे बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है।
अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। एक जन समूह होने की शर्तें क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जन, आप मतलब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक राष्ट्र क्या इतना लिख सकते हैं और इसके अंदर इतना लिख सकते हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी है, यानी अपने स्टेट में प्रांत होते हैं वो उनके निवासी होते हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। मतलब अपने यहाँ जैसे कोई भी काम करते हैं नेता लोग तो वो जनता की सलाह ज़रूर लेते हैं कि भाई 5 या 10 लोग मिलके जनता कि वोट, पहले तो वैसे नहीं लिया करते थे, लेकिन अभी मीडिया के द्वारा आपकी क्विज भी मिलती है कई बार। जैसे अब अभी क्विज चल रही है कि आपका बोर्ड का जो पेपर है उसकी डेट आ चुकी है कि भाई आपका बोर्ड का पेपर 3 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच होगा। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी बी डी कल्ला ने ये भी कहा है कि अगर कोरोना की स्थिति सही नहीं हुई तो आपके बोर्ड के पेपरों को टाला भी जा सकता है। तो उन्होंने वो तो मतलब अपना फैसला तो दे दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक क्विज़ भी रखी है जो ट्विटर पर आपको मिल सकती है। उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि क्या ये फैसला मतलब बोर्ड की परीक्षा कैसे कराई जानी चाहिए। उसमें 3 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन आप के पास ये है कि 3 मार्च से 18 मार्च के 28 मार्च के बीच ही बोर्ड की परीक्षा करवाई जाए। दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि बोर्ड की परीक्षा को करवाई नहीं जाए, और तीसरा ऑप्शन ये है कि बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ा दी जाए। तो अभी तक वोटिंग सबसे ज़्यादा उसी की चल रही है कि 3 मार्च से 28 मार्च के बीच ही बोर्ड की परीक्षा करवाई जानी चाहिए। लेकिन दूसरी वोटिंग सबसे ज़्यादा बोर्ड की परीक्षा स्थगित होने की आ रही है, तो ये गलती है। बोर्ड की परीक्षा अगर स्थगित हो गई तो आपको भविष्य में बहुत नुकसान होगा, आप स्टडी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो हम अपन कहाँ थे, प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का अधिकार है तो यह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने यानी देश में देश को मिलाने। जैसे अपन विलय से समझ सकते हैं कि मान लो इंडिया के अंदर पाकिस्तान को मिला दिया जाए या इंडिया के अंदर चीन को मिला दिया जाए, तो किसी देश का विलय करने या किसी देश पर अपनी इसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। नए शब्द अब इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए। जनमत संग्रह क्या चीज़ है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार के लिए पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था जनमत संग्रह का मतलब। दूसरा जनमत संग्रह का मतलब अपन ये भी लगा सकते हैं कि किसी भी योजना को लागू करना होता है तो उससे पहले उसके फ़ायदे और नुकसान का पता लगाने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग थिंकिंग होती है। अब है आपका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। देखो, अगर मेरे से कोर्स 3 महीने के अंदर कंप्लीट भी नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा अच्छा पढ़ाऊँगा, पूरा देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। एक मेरे सबसे ज़्यादा अच्छी और सच्ची बात बताऊं कि मैं ना आपको मैप ऐसे तैयार करवा के भेजूँगा कि मैप के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको पता है हमारे टाइम में तो 5 नंबर का मैप आता था, लेकिन अब NCERT का बोर्ड पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके मैप कितने नंबर का आता है। और मैप से ही कोई बंदा अगर पास होना चाहता है तो वो मैप से ही पास होगा, सीधी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैप आप बनाएंगे सही तो पास हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप शब्द सीमा की बहुत ध्यान रखना है पेपर को। पेपर से रिलेटेड मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे वीडियो के द्वारा। उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें, निर्देशों को फॉलो करेंगे तो आप पास बहुत जल्द हो सकते हैं और आपका टाइम बचेगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटेलिजेंट है उनको भी वो इंस्ट्रक्शंस बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद।